कॉन्स्परेंसी हो रही है मार्केट में, है। अगर अपना नोट की हो भैया, मनी कंट्रोल और सुपरस्टार प्रेसिडेंट की होल्डिंग नहीं शो हो रहा है भैया, बल्क ब्लॉक डील कुछ ना शो हो रहा है, तो क्या दोगे इस भैया? आपको 100 रुपए दे के उसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा भैया, तभी आप मनी कंट्रोल पे ये सब देख पाओगे भैया। ओके ब्रदर। सर्कल वाला रिवाइज करा दो भैया, सुमित भैया आगे हम वही करने वाले हैं भैया, वो तो कुछ भी नहीं था भैया। कहाँ रिवीजन में अड़े हुए? दोगेश भाई ऐसा नहीं है, मैं खुद उपयोग करता हूँ, अभी दिखा दूंगा आपको, फिर बताओ। अभी मैं दिखा दूंगा आपको। और जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो फ्री में भी मिलता है, उसके लिए तो 100 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है भैया। चलें भाई, शुरू करें। जय माता दी को। मुझे एक बात बताइए भाई, आप लोगों को हिंदी पढ़ना किस किस को आता है? गुरुजी राम राम, राम राम मिते। के क्वेश्चन, बंधन बैंक में क्यों फंसे हुए हो? क्या है भाई यार, आप हर रोज बंधन बैंक की याद दिला देते हो, मैं भूलने पे लगा हूँ। आप फिर से लिख देते हो बंधन बैंक, फिर दिमाग में घूम जाता है। अच्छी खासी चीजें सिखाऊंगा आपको। वो भी खत्म करनी मेरे दिमाग से। शर्ट कैसी है भैया? पता है आपको, ये शर्ट वैसी है, मतलब क्या बोलते हैं भाई इसको, जो बढ़ जाती है। ये मैं दुबई गया था तब लेके आया था। कभी कभी पहनता हूँ भाई, वरना मैं शरीफ बंदा हूँ, इसमें थोड़ा सा। ये देखो ऐसी है, दिखाऊं दिखाऊं आपको? ये देखना, कितनी भी लंबी कर लो। कितनी भी खींच लो, पूरी आगे तक आ जाती। रबड़ की है, रबड़ की। और इसकी एक खास बात पता है क्या है ना, इस पे इस्त्री करनी है, एक बार पानी से किया, सुखा दिया। स्ट्रेचेबल। मुझे ये बताओ, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर दिखाता हूँ। आप लोगों को हिंदी पढ़ना सभी को आता है? आता होगा सभी को। अभी अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, आपके सामने ना स्क्रीनशॉट शेयर, टेलीग्राम पे एक मैसेज दिखाऊंगा, मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ। कल तो दाढ़ी कटवानी ही पड़ेगी भाई, बहुत बड़ी हो गई। ये लीजिए भाई, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ। हाँ, हो गया चालू तो। ट्रिम ही करवाता हूँ मोहम्मद भाई, मैं उस तरह से कभी सेविंग नहीं करवाता, मेरे हो गए हैं। कभी मैं भी यही नहीं। सोचा अभी तो चलो उससे कर लियो, सख्त हो ज्वाइन करनी जाती है है। अभी यही एचपी का मेरी काम कर बिल्कुल लियो। नरम है, मतलब हाथ लगाए ना, बिल्कुल नरम मैं है आज बाल। खत्म करके फिर। देखिए भाई, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कोई बता सकता है? 7:36 पे। ठीक है। आप सब पढ़ पा रहे हो इस चीज को? मैंने लिखा है, दोस्तों डेली एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 5-10 मिनट देरी से हो सकती है क्लास शुरू, है ना? अच्छा अच्छा तो अच्छा, भाई जब कल तो कर। आपको ये पढ़ना आता है, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हो, 7:30 पे ही लग जाते हो मैसेज करने। सर लिंक नहीं आया, स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज करने लग जाते हो, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया। भाई वहां मैसेज करने से लिंक कैसे मिलेगा? नहीं नहीं, बेंच नहीं परवाह को नहीं, बेंच नहीं चिंता को नहीं। आपको पता है, आपसे ज्यादा टेंशन है मुझे क्लास देने की, पता है आपको? नहीं नहीं, क्लास बस की वजह से मैं किधर भी नहीं ग्रुप जा में पाता हूँ, बैठे। 1 महीना मेरे को घर पे ही रहना पड़ेगा, चिपक के। यार ग्रुप ज्वाइन तो एक कर जो आज जो थारा ग्रुप में तो लिंक भाई आया इधर था। उधर मैसेज होगी ना, जिस दिन क्लास की, उस दिन आपको कई घंटे पहले बताया जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मैं वो बैंक का टेंशन को रिकॉर्डिंग लगा रखी है, मैं ये था वो दिन भी का है नहीं का था नहीं जो वो तो
और 8 बजे के आसपास क्लास में इसलिए शुरू करता हूँ 5-10 मिनट देरी से, ताकि सभी लोग आराम से जुड़ जाएं। पहले क्लास 7 बजे शुरू होती थी, 8:30 बजे तक खत्म हो जाती थी। अब मैं साढ़े आप ये सोचिए मैं घर किस टाइम जाता हूँ पता है आपको? 11 बजे घर जाता हूँ मैं, 11, 11:30 बजे हर रोज। हाँ, उसका कहने का तात्पर्य बादल भाई यही था कि अगर आपको हिंदी आती है तो मैसेज क्यों नहीं पढ़ते आप हिंदी के? क्लास 2 की 6-7 नंबर स्लाइड, 7 नंबर तो आपके सामने ही है कृष्ण, और 6 नंबर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की है ये तो। घर से ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन अप्रोच एरिया है भाई, मेन हाईवे नहीं है, अप्रोच एरिया है। आपको नहीं पता होगा, मैं गांव में रहता हूँ, मैं शहर में नहीं रहता हूँ। चलो ठीक है ना, उधर फिर है ना। हाँ, बड़ौदा गांव से, बड़ौदा बड़ौदा बड़ौदा। चलो। विधानसभा सीट है हमारे गांव की। भाई घर में टाइम नहीं पूरा, मतलब टाइम पास नहीं होता पूरा घर में, इधर बैठ जाते हैं, काम कर लेते हैं शहर में, और लेबोरेटरी भी है यहाँ पे भी बैठ जाते हैं, तो घर पे क्या करें? आप कितना भी काम करते हो, अगर आप सारा दिन घर पे पड़े रहोगे तो गालियां मिलेंगी ही मिलेंगी घर वालों की, आपको नहीं पता है? आप फालतू लगने लग जाओगे घर वालों को। और आप कुछ मत करो, निठल्ले घुमाओ, सारा दिन बाहर रहो, शाम को जाओगे तो सभी वही रहे काम करके आया कुछ ना कुछ, तो ये सोचते हैं घर रहोगे कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। क्यों रहना है भाई, हमको क्यों सुनना है? भाई कल जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था सबका क्लियर है? अच्छी बात है। अभी आपको स्लाइड दिख रही है अच्छे से? ओके। चलो, कल की तो ये स्लाइड थी। पूरी पूरी क्लास में कल हमने केवल एक ही स्लाइड की थी, आज हम 8वीं स्लाइड कर रहे हैं। अंकित भाई, हमेशा खुश रहना पड़ता है, दुखी रह के फायदा क्या है? एक तो जिंदगी मिली है, दुख रहने से क्या, दुखी रहने से क्या होगा? राधे राधे भैया। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आप बाद में मांगते रहोगे। राम 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 स्वाति। कल का रिवीजन भी हो जाएगा इस स्लाइड से, कल का रिवीजन हो जाएगा आपको। धनेश भाई, वो आपकी प्रॉब्लम मिलेगी, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग करना हम आगे सीखेंगे। चलिए, पेंडिंग ऑर्डर का जो बेसिक स्ट्रेटजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमको पेंडिंग ऑर्डर, बाकी जो ये आपको आज वाली स्लाइड दिख रही है ना, ये मैंने आपको कल समझा दिया था, लेकिन आज फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है?
हाँ ब्रजेश भाई, रेजिस्टेंस की वजह से या फिर एक्सपायरी की वजह से था आज। तो मेन तो एक्सपायरी की वजह। आप डेली एनालिसिस की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया अच्छे से। कौन सा टाइम फ्रेम है वो हम आगे सीखेंगे, अभी सीख लेंगे, आज ही सीख लेंगे, वरना आप हर रोज पूछते रहोगे। ठीक है, देखिए कल की क्लास का भी रिवीजन हो जाएगा, और एक कुछ नया भी देख लेंगे, किसी चार्ट में देख लेंगे। हमको इन सब चार्ट में बस प्राइस एक्शन कैंडल पता करनी है, जहां से शेयर या तो खड़ा खड़ा भागा हो या फिर खड़ा खड़ा गिरा हो। प्राइस एक्शन कैंडल का मतलब समझते हो आप? जहां से स्टॉक भयंकर भागा है या गिरा है, उससे पहले की एक ऐसी कैंडल हमें पता करनी है जहां खरीदने और बेचने वालों की लड़ाई हुई हो। बस उसी को प्राइस एक्शन कैंडल बोलते हैं। प्राइस एक्शन कैंडल दोनों साइड बन सकती है, गिरते हुए स्टॉक में भी, भागते हुए में भी, जिसको हम डिमांड और सप्लाई जोन भी बोल देते हैं। मैं किसी चार्ट में आपको समझाता हूं। देखिए, कंफ्यूज मत होइए। मेरी पेंसिल कहाँ गई भाई आज? ये रही, आ गई। ये जो आपको मार्किंग दिख रही है, ऐसे मार्किंग नहीं करनी है। तो इस मार्किंग को, स्लाइड को देख के कंफ्यूज मत होना। ये फोटो में गूगल से डाउनलोड कर लेता हूं कई बार, बस आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो इस मार्किंग इसकी बिल्कुल अलग होती है, ऐसी मार्किंग नहीं होती है। तो आप ये फोटो देख के कंफ्यूज मत होना। एक भाई ने एसबीआई एसबीआई मैसेज कर रहा था कई देर से, दो तीन लोगों के एसबीआई एसबीआई में देखें। हाँ, क्रूड ऑयल के चार्ट में भी देख लेंगे राकेश भाई, देख लेंगे देख लेंगे। 100 रुपए लगेंगे। चिकने 100 की हरी पत्ती डब्बे में डाल। क्या देखें? एसबीआई। भाई मजाक कर रहा हूं, कोई बुरा मत मान लेना। एक बार मैं मूविंग एवरेज को बंद कर देता हूं, इसका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। क्या देखें? बाइंग एरिया देखें, सेलिंग एरिया देखें, क्या देखें? दोनों देख लेते हैं भाई, दोनों देख लेते हैं। पहले फ्रेश सेलिंग एरिया हम मार्क कर लेते हैं। मैं आपको एक बार प्राइस एक्शन कैंडल के बारे में समझा रहा हूं। देखिए, यहां से लेके यहां तक एसबीआई गिर गया भाई। कितने परसेंट गिर गया? 21% गिर गया। वीकली टाइम फ्रेम है। तो इस गिरावट के पीछे कौन सी कैंडल का हाथ है? हमको बस यही यही पता करना है कि जो गिरावट हुई है उसके पीछे किस कैंडल का हाथ है। भाई इसी कैंडल का हाथ है ना, ये वाली है जो। भाई फाइट तो इसी में हुई है। इस कैंडल के बाद जीता कौन है? इस कैंडल के बाद ही तो सेलर जीतता है। ठीक है। और एक बात बताओ, ये तो ग्रीन कलर की है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ग्रीन कलर है इसका। भाई सियाने हो गए। जो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले समझाया था। बियरिश कैंडल के रंग से फर्क पड़ता है, बुलिश कैंडल के रंग से फर्क पड़ता है। डोजी कैंडल का कोई भी रंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रल, ठीक है? आया समझ में? तो डोजी कैंडल किसी भी कलर की हो, हमको बस डोजी कैंडल से एक ही बात समझनी है। क्या समझनी है? कि यहां पे लड़ाई हुई है। अभी अगर मैं आपके सामने मार्किंग करूं, आप भी अपने चार्ट में कर लेना, क्या पता आपको फ्यूचर में काम आ जाए। ये पूरा सेलिंग एरिया है भाई। एसबीआई बैंक का ये सेलिंग एरिया है। क्या आप इसका फायदा उठा सकते हो आने वाले समय में? थोड़ा बहुत।
बहुत अच्छी बात है। एसबीआई की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी भाई, ये तो ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है। हाँ ये रहा, एग्जाम्पल मिल गया वैसे हमको। मेरी ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको प्राइस एक्शन कैंडल कौन सी दिख रही है, मंथली टाइम फ्रेम है भाई। दिख रही है सभी को? नहीं दिखी? इस रैली के पीछे कौन सी कैंडल का हाथ है? कौन सी कैंडल का हाथ है भाई? ये छोटी सी कैंडल का ही हाथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस एक्शन कैंडल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके बाद स्टॉक के अंदर एक्शन हुआ। एक्शन मतलब या तो वन वे भागा या वो वन वे गिरा। आया समझ में? बहुत मुश्किल है मुमताज भाई, बाकी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है कि ये एसबीआई बैंक 140 50 60 पे नहीं आ सकता। ये ऐसी बात नहीं बोल सकते हम शेयर मार्केट में कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ बहुत मुश्किल है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। आप खुद सोचिए, यहां से लेके एक शेयर ने यहां तक रैली 130% चढ़ गया भाई शेयर, आप और मैं चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते हैं। खन्ना भाई आप कल भी एक ही तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, आज फिर से आप ये बोल रहे हो कि कैसे पता करेंगे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको क्यों पता करना है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? जो चीज बनी ही नहीं है आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हो? हिस्ट्री बनेगी तभी तो आप हिस्ट्री रिपीट होगी। आप हिस्ट्री में ही ये सोच रहे हो कि कैसे पता करें ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमको एक्शन होने के बाद पता करना है, ताकि हम आगे आने वाले भविष्य में उसका फायदा उठा सकें। अब ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि इस कैंडल के बाद कैसे पता करें कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। भाई क्यों पता करना है हमको? जाने दीजिए। ऊपर भाग जाए तो हम इसका डिमांड जोन की तरह काम करेंगे इन फ्यूचर। नीचे गिर जाए तो हम इसका सप्लाई जोन की तरह उपयोग करेंगे इन फ्यूचर। अच्छा बहन हो? नहीं नाम नहीं लिखा आया ना, पूरा नाम नहीं लिखा आया। स्मृति नाम है। आप बताया नाम तो आपने खन्ना लिख रखा है। आया समझ में? अब देखो, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने सप्लाई एरिया मार्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इस सप्लाई एरिया को, ये सप्लाई एरिया है ये आपको कैसे पता लगा? सीधा सिंपल ये क्वेश्चन है। ये सप्लाई एरिया है आपको कैसे पता लगा? ये यहां से यहां तक गिर गया तभी तो पता चला, है ना? अगर ये नहीं गिरता तो कैसे पता चलता कि सप्लाई एरिया है इस रेंज में? आया समझ में भाई कुछ? मुझे पता है स्मृति जी, आपका अकेली का क्वेश्चन नहीं है ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। बस ये है कि आपने पूछ लिया, बाकी ने नहीं पूछा है क्वेश्चन। ये बहुत सारे लोगों का मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूं ना, मेरे को पता है। हाँ हमको हिस्ट्री में डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढने हैं। आ, क्रूड ऑयल में एक भाई ने बोला था बार बार, क्रूड ऑयल में एक बार देख लेते हैं।
वैसे तो मैं कमोडिटी में काम नहीं करता हूं, फिर भी देख लेते हैं क्या जाता है। वीकली टाइम फ्रेम है। बहुत अच्छा काम करता है भाई। क्रूड ऑयल में कौन कौन काम करता है? आज का ही तो है। लाइव चार्ट है क्या ये? लाइव नहीं है क्या ये चार्ट? लाइव है। ये देखिए, कंप्लीट भी करेंगे भाई किसी न किसी स्टॉक का जब हम मार्किंग सीखेंगे। ये कौन सी कैंडल है भाई? प्राइस एक्शन कैंडल समझ में आई कौन सी कैंडल है? सही बात है कृष्ण भाई, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बिना पूछे, बस शांति होनी चाहिए। प्राइस एक्शन कैंडल ढूंढ लोगे? कोई दिक्कत किसी को? अभी भी बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, मुझे पता है आप पूछ नहीं रहे हो, फिर भी मैं बता देता हूं। बहुत सारे नहीं तो कुछ न कुछ लोगों का तो जरूर मिलेगा। बताऊं क्या? देखो, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा, ये भी तो डोजी है, इसको क्यों नहीं मार्क करते? ये भी तो डोजी है, इसको क्यों नहीं करते? ये भी तो डोजी है, इनको क्यों नहीं करते? है ना? सभी का, बहुत सारे लोगों का है या नहीं है ये क्वेश्चन? किस किस का है दिमाग में ये डाउट है किसी का? क्यों हम इसी को क्यों मार्क कर रहे हैं भाई, इनको क्यों मार्क नहीं करते? हाँ देखा, बोला ना, कितने लोगों ने यस 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 बोला है। कुछ लोगों ने तो लॉजिक भी बता दिया क्यों मार्क नहीं करते। छोटा सा और बन सकता है, बना दो। छोटा सा और बन सकता है लेकिन उसमें शिमला मिर्च वगैरह है। हाँ, जैसे सुमित ने, मंजीत ने, सुबोध ने, कई लोगों ने बता दिया। देखिए, क्या इस कैंडल के बाद गिरावट हुई है? हुई है। जिन लोगों का ये सवाल था उनसे पूछ रहा हूं मैं, क्या इन कैंडल्स बनने के बाद कोई गिरावट हुई है? एक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर? नहीं हुआ है तो क्यों मार्क करेंगे भाई? एक्शन कौन सी कैंडल के बाद हुआ है? एक्शन इस कैंडल के बाद हुआ है ना, बल्कि यहां तक हुआ है। तो अगर इस कैंडल की वजह से एक्शन हुआ है, इस कैंडल के बाद एक्शन हुआ है, तो ये कौन सी कैंडल बन गई? इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन कैंडल। कौन सी है? बायर साइड या मतलब सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है? सप्लाई जोन है। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है, सबको बेसिक बेसिक नॉलेज तो हो ही गई है डिमांड सप्लाई की। अब आपको क्या करना था बस, आपने सप्लाई जोन वीकली डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया। आपको क्या करना था बस, मान लो इसको कट कर दे रहा हूं मैं, यहां से कट कर दिया मैंने। देखो, हम थोड़ा सा बैक साइड चलते हैं। डेट क्या है? 30 दिसंबर 2024 को क्रूड ऑयल चल रहा है 6109 पे। आपको क्या करना है? आपको क्या इंतजार करना है, कब ये जाए इस रेंज में, यही इंतजार करना है ना? हाँ, तो हमको बस इंतजार करना है कब ये इस रेंज में जाए और धड़ाम से गिर जाए। आया समझ में? अभी ना मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, चलो क्लास पे चलते हैं। एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, हालांकि वो पॉइंट्स बताने तो वाला था मैं क्लास के कोर्स के बाद या आखिरी दिन, फिर क्या पता भाई दूसरी चीजों में उलझ जाए, भटक जाए टॉपिक से। स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या मार्किंग रह गई भाई इसमें? सही तो हो गया ये। मंगल भाई, उधर नेट कैसे चल रहा है?
1 घंटे में भी उपयोग कर सकते हो, इंट्राडे में भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन आपको सही से उपयोग भाई। एक इसका ना इस पे भी सप्लाई जोन है, 6080 पे भी सप्लाई जोन है क्रूड ऑयल का। 6080 पे सप्लाई एरिया है क्रूड ऑयल में। तो आप क्या कीजिएगा, मार्क करके देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है तो काम भी ये 1 घंटे जैसा ही करेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको ना एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, विनोद भाई, सबका है। मैं आपको ना एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, हो सके तो इसको लिख लेना अगर किसी को याद ना रहे तो, वैसे तो याद रहने की चीज है। देखिए शेयर मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना भाई, तो आपको ना कम से कम ट्रेड करनी होगी। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आपको कम से कम ट्रेड करनी होगी तब आप अच्छे से प्रॉफिटेबल रह सकते हो शेयर मार्केट में। अभी देखिए, एक तो मैं आपको बोलूं कि 100 स्ट्रेटजी उपयोग कीजिए, एक कॉमन साइकोलॉजी की बात मैं आपको बता रहा हूं जो नॉर्मल साइकोलॉजी की बात है। एक तो मैं आपको बोलूं कि लो ये फटाक से पकड़ो, 40-50 स्ट्रेटजी हैं और आप इन 40-50 स्ट्रेटजी को उपयोग करो। एक मैं आपको दूं, ये 2 स्ट्रेटजी है भाई, इनके ऊपर काम करना। तो आप परफेक्ट किस में होगे, 40 स्ट्रेटजी में होगे या 2 स्ट्रेटजी में होगे? अच्छे से प्रैक्टिस तो 2 में ही हो पाएगी। अब कई बार आपको चार्ट में क्या दिखता है, मैं आपको बताता हूं। आपको चार्ट में क्या दिखता है, कई बार आप देखोगे, आप ये देखोगे कि यार ये क्रूड ऑयल यहां से लेके यहां तक कैसे भाग गया, कोई डिमांड जोन भी नहीं था। है किसी आप सबके दिमाग में होगी यार ये चीज, कि यार ये यहां से यहां तक गिर कैसे गया, ये तो सप्लाई जोन भी नहीं था। इस मोमेंटम पे कैसे काम करें, इसमें कैसे काम करें, ये यहां से यहां तक कैसे भाग गया, ये तो डिमांड जोन भी नहीं था। ये गिर कैसे गया, सप्लाई जोन भी नहीं था। बात समझ पा रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं, न्यूज तो आ गई होगी, मैं आपको एक जस्ट नॉर्मल बात बताना चाहता हूं कि मान लो ये यहां रुका, रुकने के बाद ये भाग गया, तो हम कैसे पता करें कि यहां से यहां। देखिए मेरा प्रश्न, जो मेरी जो बात है वो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। भाड़ में जाए कौन कहां से शेयर क्या कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। आपको बस अपने जोन में आने का इंतजार करना है। आया बात समझ में? बहुत सारे, क्योंकि देखिए भाई शेयर मार्केट में ना एक ही स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। शेयर मार्केट में 2 स्ट्रेटजी काम नहीं करती हैं। शेयर मार्केट में केवल 4 स्ट्रेटजी काम नहीं करती हैं। लेकिन जो आपको आती हैं, जिन पे आपने महारत हासिल की है, आप 6000 कंपनियां भाई, आप उस अपनी स्ट्रेटजी का शेयर ढूंढिए। मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि ये शेयर यहां से यहां तक कैसे चला गया। आप ये सोचिए मेरा सप्लाई जोन यहां पे है और मेरे को तभी काम करना है जब भी मेरे ये सप्लाई जोन में आ जाएगा। इससे पहले ये किधर जा रहा है, क्या रिएक्शन कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपकी अपनी स्ट्रेटजी पे पकड़ बढ़ेगी। सबसे जरूरी बात, जो आप बिना बात के ब्रोकरेज देते हो, किसी किसी को ब्रोकर को इतनी ब्रोकरेज दे देते हो ओवर ट्रेड कर करके, आपकी ब्रोकरेज कम होगी। और सबसे बड़ा इफेक्ट है, मैं आपको अपना पीएनएल दिखाऊंगा। मैं बहुत कम ट्रेड करता हूं लेकिन अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहती है।
जो स्विंग ट्रेड मैं करता हूं या पोजिशनली जो मैं ट्रेड करता हूं, कैश के अंदर मेरा ज्यादा काम है। ऑप्शन तो मैं केवल हेज करने के लिए करता हूं, जब कैश में भारी भरकम पोजीशन बन जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है, आप 10 दिन में 10 ट्रेड लो, 10 में से आपकी 5 फेल हो गई, 5 पास हो गई। मैं नहीं मानता कि आप ट्रेडर हो। आपको क्या करना है, आपको 10 दिन में से 8 दिन पिक्चर क्लियर स्टॉक ढूंढने हैं। चाहे एक ढूंढ लो, दो ढूंढ लो, 10 में से 8 दिन मेहनत कीजिए। ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो बिल्कुल आपकी रेंज में है, पिक्चर क्लियर, जिसमें प्रॉपर सप्लाई जोन दिख रहा है, जिसमें प्रॉपर डिमांड जोन। आ भाई, मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? क्या आपको 10 दिन मेहनत करने के बाद कोई पिक्चर क्लियर स्टॉक नहीं मिलेंगे जो डिमांड जोन में या सप्लाई जोन में आने वाले हो, या फिर कोई भी सेटअप जो भी आप करते हो उपयोग उसमें आने वाले हो? आ जाएंगे। तो 10 दिन में अगर आप 10 ट्रेड करोगे, आपकी ब्रोकरेज भी ज्यादा जाएगी, आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 दिन में केवल 2 ट्रेड करोगे, तो वो ट्रेड आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाएंगी इन 10 ट्रेड से। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपको चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। चार्ट के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, और ये मूल मंत्र है भाई, बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है, लेकिन शेयर मार्केट का मूल मंत्र है ये। भाई आप स्क्रीनशॉट ही मांगते रहे ना, ये रहा पिछली स्लाइड का। एंजल वन में कर सकते हो लाला जी। देखिए, पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, बेसिक जो भी है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गया, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों ब्रेकआउट होता है, क्यों ब्रेकडाउन होता है। अब हम चलेंगे थोड़ी सी चार्ट पैटर्न की बेसिक स्ट्रेटजी पे, जो यूट्यूब पे, इधर उधर कोर्सेज में, बुक्स में वायरल हैं, ताकि आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपको किसी की बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अभी तो इसलिए मैं आपको अब सारे बेसिक जो मेन मेन पैटर्न है, जो वायरल है सबसे ज्यादा, वो सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में समझाता हूं, और उसके साथ में आपको बताऊंगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और मतलब बॉटम में जो हेड एंड शोल्डर बनता है और टॉप में जो हेड एंड शोल्डर बनता है। ठीक है, शुरू करूं? बिल्कुल मोहनलाल भाई, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जब अपनी नेकलाइन को तोड़कर स्टॉक ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट, और नीचे आता है तो ब्रेकडाउन होता है। ये अलग अलग चार्ट पैटर्न में अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है। हमें कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद तुरंत बाद एंट्री लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं, और रीटेस्ट अगर करता है तो स्टॉक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं आपको दिखाता हूं चार्ट में। भाई निफ्टी में ही बना था शायद हेड एंड शोल्डर, तो उससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल तो और कहां पे मिलेगा। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है। दिखा भाई आप सबको? नहीं दिखा? मैं दिखा देता हूं। इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। ये देखिए,
एक चीज याद रखिएगा भाई, जरूरी नहीं है कि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा ही दिखे जैसा इंसानी कंधे और सिर होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एम पैटर्न बिल्कुल एम पैटर्न जैसा ही दिखे। जरूरी नहीं है कि आपको डब्लू पैटर्न बिल्कुल डब्लू पैटर्न जैसा ही दिखे। ये कैसे दिख सकता है? एम पैटर्न आपको ऐसे भी दिख सकता है, डब्लू पैटर्न आपको ऐसे भी दिख सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जैसे हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, अब इसमें ना भाई एंट्री एग्जिट कैसे होता है। देखिए, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। ये है इसकी नेकलाइन। नेकलाइन समझते हो क्या होती है? नेकलाइन बताएंगे सुमित भाई? देखिए, नेकलाइन समझिए एक बार। ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, दिख रहा है सभी को? अगर मैं इस ऊपर वाली लाइन को हटा दूं, यानी कि आपको किसी स्टॉक में रेजिस्टेंस परमानेंट नहीं दिख रहा लेकिन सपोर्ट दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेंड लाइन या नेक लाइन। आया समझ में? जो सिंगल हो, रेजिस्टेंस के साथ ना हो या सपोर्ट के साथ ना हो, अकेली हो। अब ये देखिए, ये जो लाइन मैंने आपके सामने मार्क की है, क्या इसके साथ आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है कहीं पे? हाँ, बेस लाइन ऑफ एनी पैटर्न। क्या आपको इसके साथ कोई, मान लो आप इसको सपोर्ट मान रहे हो, सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको कहीं? कहीं पे रेजिस्टेंस दिखा? अकेली सपोर्ट लाइन है ना? तो इसको हम नेक लाइन बोल। कोई भी पैटर्न, चाहे एम पैटर्न हो, डब्लू हो, कप एंड हैंडल हो, कोई भी पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न हो, तो उसमें जो भी उसकी मेजर लाइन होती है, बेस लाइन होती है, उसको हम नेक लाइन बोल देते हैं। आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो, जैसे मैंने ये मार्क कर दिया तो आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो। अब देखो, दो तरह के भाई ट्रेडर होते हैं। हेड एंड शोल्डर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं भाई जो ब्रेकडाउन होते ही काम करते हैं, एक होते हैं जो रीटेस्ट पे काम करते हैं। ठीक है? नहीं बोल सकते सकती? रेजिस्टेंस ऐसा होता है, ये ब्रेकआउट ही हो गया, वापिस नीचे आ गया, तो रेजिस्टेंस कैसा? अब देखिए, समझिएगा बात को। असल में निफ्टी के अंदर जो नेगेटिव यानी कि बियर पोजीशन बननी थी, सेफ ट्रेडर के हिसाब से वो यहां पे बननी थी, ना कि यहां पे। मेरी बात समझ में आई? वो रीटेस्ट पे बननी थी। मैं आपको एक बार सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता तब समझ में आएगा भाई। ये देखिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको रीटेस्ट समझा रहा हूं भाई। रीटेस्ट, रीटेस्ट तीन तरह का होता है। क्या होता है? तीन तरह का रीटेस्ट होता है। पहला होता है ये, दूसरा होता है ब्रेकआउट के बाद, पहला होता है ब्रेकआउट से पहले, दूसरा होता है ब्रेकआउट के बाद, और तीसरा होता है साइडवेज रेंज बन जाए। डेली एनालिसिस की वीडियो में भी सिखा के आया हूं ये चीज में। ये तीन तरह का रीटेस्ट होता है। इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि हर एक पैटर्न में काम आएगा ही।
बता भी दिया करो भाई लेने के बाद। जैसे हेड एंड शोल्डर में अब आपके सामने अगर बना के दिखाऊं, ये हेड हो गया, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। ये हो गई नेक लाइन, और ये हो गया इसका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के बाद अगर ये फिर से नेक लाइन को टकरा के वापिस आएगा तो ये क्या होगा भाई? इसको हम क्या बोलेंगे? रीटेस्ट बोलेंगे। यानी कि रीटेस्ट आपको तीन तरीके का दिखेगा। फिर से बता रहा हूं भाई, ये देखिए फिर से बता रहा हूं, ये ब्रेकआउट लाइन है। रीटेस्ट आपको तीन तरीके का दिखेगा। एक तो होगा ब्रेकआउट से पहले इसको टच करे, नीचे आए, ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। दूसरा रीटेस्ट क्या होता है? ब्रेकआउट आएगा, फिर नेकलाइन को टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तीसरा होता है ब्रेकआउट के पास समय बिताएगा, एक दो दिन या जो भी टाइम फ्रेम हो, फिर ब्रेकआउट देगा। तो ये तीन तरह से रीटेस्ट होता है। फिर से ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया। अब इसमें जो सबसे सेफ एंट्री होती है भाई, वो होती है इस टाइप के ब्रेकआउट में यहां पर, इस टाइप के ब्रेकआउट रिटेस्ट में यहां पर, यहां पर, और इसमें यहां पर। जैसे अभी मैं निफ्टी पे चलता हूं वापिस, इसको मैं हाइड कर देता हूं, वैसे बना देता हूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो, अब देखना ध्यान से। हेड शोल्डर में यहां पर एंट्री क्यों लेते हैं ज्यादातर लोग? इसमें रिटेस्ट का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? कोई बता सकता है? बता सकता है भाई कोई? क्योंकि देखिए, एक तरीके से ये रीटेस्ट ही हो गया भाई। हो गया या नहीं हो गया? अभी मैं तीन बता के आया हूं आपको रीटेस्ट। अगर ये सपोर्ट है तो एक तो ये होगा रीटेस्ट, एक ये होगा रीटेस्ट, एक ये होगा रीटेस्ट, ठीक है। तो इसमें कौन से वाला हुआ है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कौन से वाला होता है? हाँ, पहले वाला। इसीलिए लोग हेड एंड शोल्डर में ब्रेकडाउन होते ही एंट्री ले लेते हैं। अब आया समझ में? बताओ भाई, अब आया समझ में? लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें यहां पे दोबारा से एंट्री नहीं हो सकती। अगर ये फिर से रिटेस्ट करने गया है तो यहां पे भी एंट्री बनती है। दोनों ही सिचुएशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर है इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि लास्ट स्विंग के ऊपर आपका एसएल होने वाला है। दोनों ही सिनेरियो में, चाहे आप यहां पे एंट्री लो, चाहे आप इस रिटेस्ट पे एंट्री लो। बिल्कुल होता है निरंजन भाई, उसके ऊपर मैं आऊंगा। जैसे निरंजन पूछ रहे हैं कि सर अक्सर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं। अगर भाई आप रीटेस्ट के बाद काम करोगे ना, तो 100 में से 60 ब्रेकआउट आपके पास होंगे, 100 में से 60 ब्रेकडाउन आपके पास होंगे। लेकिन आप डायरेक्टली ब्रेकडाउन होते ही एंट्री लोगे तो 100 में से 80 फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना चाहिए। मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना स्लाइड में तो मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लेने लेते हैं।
कुछ लोगों को लगेगा, देखिए कुछ लोगों को क्या लगेगा कि सर आप यहां पे स्टॉप लॉस बोल रहे हो तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, लगता है ना यही। थैंक यू कृष्णा भाई। अगर बड़ा स्टॉप लॉस है तो क्या भाई आपके दादाजी ने मामा जी ने बोल रखा है आपको ट्रेड करनी है? बताओ। अगर आपका रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको जरूरी है इसमें ट्रेड करना? बताओ। और अगर आपका स्टॉप लॉस सही बैठ रहा है, आपके रिस्क रिवार्ड के अंदर आ रहा है, फिर आप एंट्री ले लीजिए। अब इसमें टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा भाई जितना साइज इज हेड एंड शोल्डर का है उतना ही आप नीचे प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका जो शोल्डर बनेंगे उनके ऊपर, यानी कि कम से कम 1:2 का टारगेट आपको मिलेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। ठीक है। अब मैं आपको सबसे जरूरी चीज बता रहा हूं, हम जितने भी पैटर्न सीखेंगे, अभी मैं आपको जितने भी पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, किसी भी पैटर्न को सिंगल हैंडल उपयोग नहीं करना है। एसआरएफ में क्या हुआ, एसआरएफ में बहुत दिनों बाद रेंज ब्रेक हुई है। अभी देखिए एसआरएफ का देख लीजिए। हाँ हाँ ये दुनिया क्या मार्क किया भाई मैंने? जबरदस्त, मुझे याद है। हाँ बताओ क्या मार्क कर दिया? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 425। 3 तरह का मैंने आपको रिटेस्ट बताया है। हाँ, इसको फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो। कहानी घूम फिर के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही आएगी प्रद्युम्ना, इसलिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतनी डिटेल में सिखाया कल। कौन से वाला इसमें रीटेस्ट हो रहा है? 3 तरह का रीटेस्ट आपको बताया है। हाँ, सेकंड वाला हो रहा है भाई, थर्ड कौन बोल रहा है? 3 तरह का मैंने बताया था, ये मान लो सपोर्ट है, एक होता है इससे पहले, एक होता है इसके बाद, और एक होता है साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट देना। अब बताओ कौन सा हो रहा है इसमें? मंथली टाइम फ्रेम है भाई, ये कोई हल्का फुल्का टाइम फ्रेम नहीं है। ये वाला हो रहा है ना रीटेस्ट। अब आया समझ में रीटेस्ट। अब एसआरएफ में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये जो रेड कैंडल है जहां पे रीटेस्ट हुआ है, इसके नीचे आपका हो गया एसएल। क्या हो गया? एसएल। और ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब आप 1-2 दिन के अंदर ये नहीं सोच सकते कि टारगेट मिलेगा। आपका टारगेट कितना हो गया भाई? जितना इस चैनल का साइज है उतना ही आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए। तो स्टॉप लॉस के 1:2 टारगेट मिला या नहीं मिला? लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं भाई, अकेले सपोर्ट रेजिस्टेंस, अकेले किसी भी पैटर्न का उपयोग हमको नहीं करना है। कैसे करना है? जो हम आगे डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी सीखेंगे उसके साथ उसको मिला के उपयोग करना है, नहीं तो फंसोगे फिर आप। ठीक है? क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है काफी कॉमन है, यूट्यूब पे बुक्स में हर लोगों के कोर्सेज में वायरल है काफी। तो हमको अकेले सिंगल हैंडल इनको उपयोग नहीं करना है। और 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पैटर्न मत कीजिए भाई, इनका काम। 15 मिनट की स्ट्रेटजी अलग होती है, 15-15 मिनट में कोई पैटर्न काम नहीं करते हैं।
थर्ड वाले में एंट्री आपकी ब्रेकआउट होते ही हो जाएगी, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो साइडवेज रेंज के नीचे, जो भी साइडवेज रेंज के नीचे है राउंड लेवल, उस पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक बार भाई आप टाइम फ्रेम का लफड़ा समझ लो, लिख लेना भाई, जो अभी मैं बताऊं वो लिख लो, वरना आप पूरे कोर्स में यही पूछते रहोगे कि टाइम फ्रेम कौन सा ला, टाइम फ्रेम कौन सा ला। एक बार लिख लो सभी के सभी। हालांकि मैं आपको क्लास वाले ग्रुप में भेज देता हूं, फिर समझा देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं क्लास वाले ग्रुप में भेज रहा हूं। अ, मिल गया? हाँ मिल गया। देखो, क्लास वाले ग्रुप में एक मैसेज मिला आपको सभी को, एक बार चेक करो क्लास वाले ग्रुप में। अरे जहां पे डेली क्लास का लिंक देता हूं। मिल गया? क्या लिखा है? पंद्रह मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 1 डे। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है, एक दिन, 1 हफ्ता। अगर आपको बीटीएसटी करनी है, 1 दिन, 1 हफ्ता। अगर आपको शॉर्ट टर्म करनी है, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। 5 मिनट भी उपयोग कर सकते हो टाइम फ्रेम इंट्राडे में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिनट का भी उपयोग कर सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे। जितने ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतने ज्यादा फंसने के चांस रहेंगे संदीप भाई। जितने ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतने ज्यादा बचने के चांस रहेंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। 1 हफ्ता, 1 महीना और 3 महीने। अब बताओ। ये पेन कॉपी में लिख लेना आप। अब मुझे एक बात बताइए भाई, इंट्राडे की स्पेलिंग गलत हो गई, आप देख लेना। समझ जाना आप। आप मुझे बार बार मैसेज करते हो, सर कौन सा टाइम फ्रेम, सर कौन सा टाइम फ्रेम। भाई मुझे क्या पता आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। टाइम फ्रेम का मतलब है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। उस पे डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटजी कोई सी भी हो। आ गया समझ में? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टाइम फ्रेम का? अब जैसे आपने पूछा सर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम में करें। भाई मुझे क्या पता कौन से में कर रहे हो आप, कौन सी किस तरीके की एनालिसिस कर रहे हो, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बुलेश कुमार बोल रहे हैं कि रिटेस्ट के बाद वापस जा रहा है, इसका कैसे पता लगाए? बताता हूं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? ओके। अब ये देखिए, आप नहीं, आपको दिख रहा है भाई रिटेस्ट के बाद वापस जा रहा है? दिख नहीं रहा? देखो, ये एक तरह से देखा जाए तो एंट्री बन गई है इसमें। हालांकि मैं बता नहीं सकता हूं भाई, रूल है सेबी के।
हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबको समझ में आ गया, बल्कि चैनल भी बता दिया मैंने। तो निफ्टी में चलते हैं वापस। दो तरह के हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं, एक सीधा होता है, एक इन्वर्टेड होता है। एक सबसे जरूरी पॉइंट वो भी लिख लीजिए अपनी पेन कॉपी में। बिल्कुल जा सकता है भाई, इग्नोर कीजिए फिर उसको। और अगर एंट्री के बाद नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल धनेश। अभी अभी एक पॉइंट लिखिए भाई, सभी के सभी सबसे जरूरी पॉइंट है। हालांकि ये पॉइंट बताना तो था कोर्स के एंड में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आपको। किसी भी पैटर्न में, किसी भी पैटर्न में एंट्री लेने से पहले यह देखना है कि सब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद डिमांड या सप्लाई जोन तो नहीं है। दीपक भाई, न्यूज बेस्ड स्टॉक है वो, ऐसे स्टॉक में तो काम ही नहीं करना है। अगर आपके पास फालतू कम पैसे रहते हैं तो ही ऐसे स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए। लिख लिया भाई? लिखो। दोबारा बोलूं? किसी भी स्टॉक के अंदर और किसी भी पैटर्न में माफ कीजिएगा मैं स्टॉक बोल गया, किसी भी पैटर्न में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रीटेस्ट के बाद जब भी आप एंट्री लेते हो, एंट्री लेने से पहले यह देखना है कि उसके हिस्ट्री में कोई डिमांड या सप्लाई जोन तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसको वापस नीचे फेंक दे। रास्ता साफ है तो एंट्री लीजिए। अगर रास्ता साफ नहीं है तो एंट्री नहीं लेनी है। मार्केट खराब है तो एंट्री नहीं लेनी है। मार्केट आपके फेवर में है तो एंट्री लेनी है। हिस्ट्री तो चेक करनी पड़ेगी ना भाई। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लो समझा दिया, ये मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता दिया। अब इसका ये ब्रेकडाउन हो गया, ये ब्रेकडाउन पे आपकी एंट्री बन गई। आपको कोई डिमांड जोन दिख रहा है नजदीक से कि भाई आपका एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस खा जाए? कोई डिमांड जोन दिख रहा है हिस्ट्री में? यहां पे जाके दिख रहा है। आया समझ में? अभी अभी मैं इसका उल्टा करके दिखाता हूं। देखिए, आपको यहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न? दिखा या नहीं दिखा? दिखा। आपकी एंट्री बनती है यहां पे, यहां पे आपकी एंट्री बनती है, और ये रहा आपका सप्लाई जोन। एंट्री लोगे? एंट्री लेने से पहले सोच देखना ही है हिस्ट्री में जाके, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई सप्लाई जोन तो नहीं है। अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो बिना टारगेट मिले खा गया भाई उसको वो। ये बातें जितने आराम से मैं बता रहा हूं इतनी आसान है नहीं भाई। ये इतनी आसान नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना ये तभी समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी आपको। अगर आप यहां पे एंट्री ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ता साफ है, हिस्ट्री में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। कम से कम आपके टारगेट तक तो रास्ता साफ है। और भी जितनी स्ट्रेटजी आप सीखोगे आने वाली क्लासों में तो आपको वो स्ट्रेटजी देखनी है। कोई ऐसी जगह तो पे मैं एंट्री नहीं ले रहा हूं कहीं ना कहीं 10-20 पॉइंट चढ़ के रेजिस्टेंस से टकरा के वापस गिर जाए।
या फिर मार्केट खराब हो। अब जब ये यहां से इसने रिकवरी लेना शुरू किया अपनी मार्केट ने, क्या मार्केट के सेंटीमेंट ठीक थे? यहां पे जब मान लो आपने एंट्री ले ली, एक तो ऊपर से सप्लाई जोन आ गया, ये रही बेस कैंडल, क्या मार्केट के सेंटीमेंट ठीक थे? कितने पीछे तक की एंट्री हिस्ट्री देखनी है भाई, ऑल टाइम जब से शेयर लिस्ट हुआ तब तक की हिस्ट्री देखनी है। मार्केट के सेंटीमेंट तो कितने दिन से, 6 महीने हो गए खराब चल रहे हैं, ग्लोबल न्यूज इतनी खराब आ रही है, इधर उधर युद्ध छिड़े हुए हैं, फिर भी अगर आप इधर एंट्री लेते हो, आपको सप्लाई जोन भी दिख रहा है, आपको ऊपर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट खराब है, फिर भी अगर आप एंट्री लोगे तो फिर फंसोगे, और फंसते ही आप मुझे गाली दोगे और किसी को नहीं देने वाले, मुझे पता है इस चीज का। आपको अपनी गलती नहीं दिखेगी कि मैंने बताया क्या था। नहीं बनेगा सुमित भाई, बहुत सारे शेयर आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें क्लियर कट एंट्री मिलेगी। ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन में भी तो मिल ही गई आपको, ये देखो, इस ब्रेकडाउन में भी तो एंट्री मिल ही गई आपको, डिमांड जोन यहां पे जाके दिख रहा है, तो ये तो टारगेट आपको क्लियर कट दिख रहा है ना, इतना तो। आया समझ में? आगे बढ़े। प्रैक्टिस तो चाहिए भाई, देखिए रिवर्सल पैटर्न, व्हाट इज रिवर्सल इन स्टॉक मार्केट्स? रिवर्सल क्या होता है, पढ़िए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रदीप भाई 1-2 साल तो रखनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन है संदीप? रिवर्सल किसको बोलते हैं भाई? अगर डोजी कैंडल बड़ी बनती है तो वो वाहियात कैंडल है, वो डोजी कैंडल नहीं है। एक कई लोगों को डोजी कैंडल पता है क्यों बड़ी दिखती है भाई? उनको यही नहीं पता होता कि जो चार्ट का देखने का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को समझते हो आप? ये देखिए, ये मैंने जो आपके सामने चार्ट ओपन किया है, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है चार्ट का। लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों को स्टूडेंट ग्रुप में, सॉरी प्रैक्टिस ग्रुप में देखा है, वो पता है कैसे देखते हैं चार्ट को? ऐसे देखते हैं, ऐसे मार्किंग करते हैं। किसी ने नोटिस की है ये चीज? नहीं बादल भाई, आपको कल मैंने बताया था, जिस कैंडल की ये जो पूछ है ऊपर नीचे बहुत बड़ी बड़ी हो, उसको बोलते हैं बकवास कैंडल। देखिए ऐसे चार्ट को अगर आप देखोगे, ऐसे स्ट्रेच करके अगर आप चार्ट को देखोगे, तो भाई आपको नॉर्मल कैंडल भी खराब कैंडल दिखेगी। दिखेगी या नहीं दिखेगी? अब आपको ये कैंडल खराब कैंडल दिख रही है, ये भी आपको खराब दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि आपने इतना स्ट्रेच कर दिया है चार्ट को, ऐसे स्ट्रेच करके देखते हैं कुछ लोग। आप स्टैंडर्ड साइज कीजिए, जो स्टैंडर्ड साइज है ये। अब बताइए, क्या आपको अब ये कैंडल खराब दिख रही है? दिख रही है? प्रॉपर डोजी दिख रही है ना, प्रॉपर डोजी? हर्ष भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है सबको कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, और वहीं सिखाने के लिए मैं बैठा हूं भाई, वही चीज मैं बता रहा हूं। अब जैसा कि आपको ये कैंडल बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, नॉर्मल साइज में, स्टैंडर्ड साइज में, अगर आप इस चार्ट को ऐसे कर दोगे, अब बताओ, दिखी वाहियात? ये वही कैंडल है, वही कैंडल है, ये दिखी ना वाहियात? अब
यही चीजें सीखने तो आए हो भाई। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो कभी भी ऐसे चार्ट को ना तो फोन में देखना है ना पीसी में देखना है स्टैंडर्ड साइज। अगर आपको स्टैंडर्ड साइज नहीं पता तो चार्ट को रिफ्रेश कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड साइज ही आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया। रिवर्सल का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और इसमें कुछ नहीं है। रिवर्सल का मतलब होता है रेजिस्टेंस। हमको इसमें काम तब करना है जब सप्लाई जोन में रिवर्सल बने। कोई ऐसा पॉइंट जिसको टच करके स्टॉक वापस गिर जाए उसको हम बोलते हैं रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, कोई भी आप देख लीजिए उठा के। अब देखिए ये क्या हो गया भाई निफ्टी में, अभी क्या हो गया ये रिवर्सल हो गया है। लेकिन रिवर्सल पे हमको एंट्री तब करनी है जब प्रॉपर सप्लाई जोन में हमको रिवर्सल दिखे, प्रॉपर नेगेटिव कैंडल दिखे इस टाइप की। ऐसे नहीं है कि आप रिवर्सल में दिखते ही एंट्री मार लोगे, वरना रिवर्सल का रीटेस्ट भी बन सकता है, प्राइस एक्शन भी बन सकता है। अब आप खुद सोचिए, मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया, रेजिस्टेंस के पास गई, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया इसने, रेस्पेक्ट मतलब थोड़ा सा नीचे आई। अगर ये फिर से इसका ब्रेकआउट दे देगी तो क्या बन गया भाई, ये रीटेस्ट बन गया। लेकिन अगर इसको नीचे गिरना है तो कैसे गिरेगी? रीटेस्ट की जगह एम पैटर्न बनेगा, और फिर हमारी एंट्री होगी एम पैटर्न में यहां पे। आया समझ में? भैया ब्रेकडाउन और रिवर्सल का कोई मतलब नहीं, मैं आपको समझाता हूं। रिवर्सल दो तरीके से होता है, देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। अगर कोई स्टॉक यहां से चला, रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आ गया, तो ये क्या पॉइंट बन गया? रिवर्सल पॉइंट बन गया। अब ये रिवर्सल पॉइंट किसकी नजरों से बना? सेलर की नजरों से। अब स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया, तो ये रिवर्सल बन गया। लेकिन ये रिवर्सल किसकी नजरों में बना? बायर की नजरों में। सिंपल है, ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है इसमें। किसका क्वेश्चन था? प्रद्युमन, आया समझ में? हाँ, ओके ओके ओके। दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। आ गया समझ में? रिवर्सल सप्लाई डिमांड जोन की क्लास में चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि हम इस पे कोई एंट्री एग्जिट करते नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए समझा रहा हूं रिवर्सल क्या होता है। कल को कोई आपसे पूछ ले कि रिवर्सल क्या होता है भाई, तो आप बता पाओ कि रिवर्सल क्या होता है, क्यों होता है। आप मेरी बेइज्जती ना करवा दो कहीं जाके, कहां से सीख के आया जब तुझे रिवर्सल का भी नहीं पता। मुमताज भाई, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ पे काम नहीं करता हूं, मैं रीटेस्ट के बिहाफ पे भी बहुत काम करता हूं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी में डेटा के हिसाब से और एक मूविंग एवरेज का सेटअप है उसके हिसाब से, क्योंकि वो इंट्राडे होता है। आप ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी जो है इंट्राडे में, ये स्ट्रेटजी पैटर्न वाली आप नहीं लगा सकते हो। इंट्राडे की कुछ स्ट्रेटजी अलग होती हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो वो जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम होता है वो इंट्राडे की स्ट्रेटजी पे होता है। जैसे मूविंग एवरेज का सेटअप आ गया, डिमांड सप्लाई जोन आ गया, ये सारी चीजें। डेटा कैलकुलेट जैसे ही आपका कोर्स अंतिम पड़ाव में जाएगा, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी मैं आपको एक क्लास में स्पेशल डेटा के बारे में सिखाऊंगा।
लेकिन अगर मैं अभी डेटा के बारे में आपको सिखाने लग जाऊं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी का तो पता ही नहीं है। हाँ, कमोडिटी में भी वैलिड है। अगर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की छोटे टाइम फ्रेम की एक दो चीजें बताऊं, तो जैसे मूविंग एवरेज का मैंने एक सेटअप लगा दिया, ये एक अलग मूविंग एवरेज है। इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे काम होता है। जैसे ये तो एक दिन का टाइम फ्रेम है, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, चाहे अपर हो चाहे डाउन साइड हो, हम कभी नहीं फंसते हैं। किसी ने नोटिस की है ये चीज? डेली जो पेपर ट्रेड में देता हूं ग्रुप के अंदर, आपने एक चीज नोटिस की होगी, कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाती है, ट्रेंडिंग रहती है, या फिर एक अच्छा मोमेंटम होता है, तो हम कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं और बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं हमको। ऐसे ही मार्केट जब अच्छे से गिरती है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाती है, तब हम नहीं फंसते हैं। फंसते कब है? जब मार्केट सबको फंसाती है। जैसे एकदम से ब्रेकआउट दे दिया, एकदम से स्पाइक आ गया, एकदम से फिर ऊपर भाग गई, या फिर रेंज में फंस गई, तब फंसते हैं। और भाई तब सभी फंसते हैं। अब आपको कुछ दिख रहा है? अब ट्रेंडिंग मार्केट में मैं रिवर्सल कब प्लान करता हूं, ये कुछ दिखा आपको? हाँ, जैसे कल हम फंस गए थे बिना बात, क्यों? क्योंकि हम ब्रेकआउट पे फंस गए। हो जाता है, फोमो भी हो जाता है भाई कई बार, मैं भी तो इंसान हूं, मैं कोई रोबोट नहीं हूं। आपको कितनी बार एंट्री मिली है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। मैं इसको अगर 5 मिनट करूं, ये देखिए, एंट्री दिख रही है आपको? ये जितनी भी थी अपर साइड की, एक दिन में आपको कितनी बार एंट्री मिली? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको एक दिन में एंट्री मिल गई। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं साइडवेज मार्केट में कोई काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता, ये तो क्या है, अब डाउन ट्रेंड जब मार्केट चली, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक यहां पे भी कैंडल बनी थी स्कैल्पिंग के लिए 5 बार। ठीक है। अब मार्केट साइडवेज हुई। आपने अगर किसी ने नोटिस किया हो, निफ्टी का आज मैंने आपको क्या बताया था रिवर्सल पॉइंट, देखना एक बार ग्रुप के अंदर, एक बार ग्रुप के अंदर देख के बताना। मैंने बाउंस बैक एरिया बताया था निफ्टी में, आज का, आज वाला देखना। हाँ, 23,550 से 560 के बीच में बताया था। अब मैं आपको दिखाता हूं क्यों बताया था। देखिए, ये मैं, वैसे तो ये टॉपिक नहीं है अभी का, ये बाद में जाके सिखाऊंगा आपको, लेकिन एक बंदे ने पूछ लिया, अब वो सारा दिन रात कंफ्यूज रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। आज निफ्टी यहां पे खुली, खुलने के बाद ये भागी, हमने नहीं छेड़ा। ये भागी तो हमने नहीं छेड़ा। अब मैंने रिवर्सल पॉइंट आपको बताया था, ये वाला। क्यों बताया था? क्योंकि ये एक अलग सेटअप है भाई। ये अगर मार्केट को ट्रेंडिंग रहना होगा तो ये कभी भी मिस नहीं होगा। बहुत अच्छे पॉइंट देके जाता है। आज निफ्टी ने दिए हमको पॉइंट, क्यों दिए? क्योंकि हमारे ये हमने देखा, रही नीचे आ रही है तो मूविंग एवरेज का सेटअप है, फेंकेगा ही फेंकेगा इसको ऊपर। अब अगर आप इसका पॉइंट देखोगे, ये कैंडल देखोगे, ये देखिए, 23 ऊपर दिख रहा है आपको, 23,559.80 है। तो ये जो मूविंग एवरेज थी पहले थोड़ा सा और नीचे थी, क्योंकि जब ये ऊपर जाती है मार्केट तो ये भी ऊपर जाती है, नीचे आती है तो ये भी नीचे आती है, तो अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये मूव करके कितना रेंज में आ जाएगी जहां से रिवर्सल हो जाएगा। आया समझ में कुछ? और इसको हम 2-3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, अगर ज्यादा ही स्कैल्पिंग करनी है तो। अगर आपको ज्यादा ही स्कैल्पिंग करनी है, देखिए, इतना छोटा स्टॉप लॉस होता है, इतना छोटा स्टॉप लॉस होता है, और दिन में आपको 10-10 बार भी, 4-4 बार भी स्कैल्पिंग मोमेंटम मिल जाते हैं।
ये देखिए एक दिन में कितनी बार मिले, 1 2 3 4 5 6 बार एंट्री मिल गई एक दिन में। हालांकि मैं पसंद नहीं करता हूं इतना ओवर ट्रेड करना, लेकिन ये एक अलग सेटअप होता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो एक अलग सेटअप है। तो अभी आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये आपको स्पेशली सिखाया जाएगा। रिवर्सल कैसे प्लान करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंट्राडे कैसे करते हैं, डेटा कैसे चेक करते हैं। अब अगर निफ्टी यहां पे आ गई नीचे गिर के, तो हमारे पास दो पॉजिटिव साइन होंगे। पहला पॉजिटिव साइन क्या होगा कि हमारे रिवर्सल सेटअप के अंदर आ रही है। दूसरा पॉजिटिव साइन, अगर आपको डेटा चेक करना आ गया तो आप ये बता पाओगे कि डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर यहाँ पे डेटा भी पॉजिटिव है, रिवर्सल का भी साइन है, इसका मतलब मार्केट यहां से बाउंस करेगी। आपने कई बार एक चीज नोटिस की होगी, हम भयंकर नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव साइड चले जाते हैं और हमको अच्छे पॉइंट भी मिल जाते हैं। किसी ने नोटिस किया है ये? कई बार मार्केट भयंकर गिरी रहती है और हम अचानक से बुलिश बन जाते हैं और वहीं से मार्केट मुड़ जाती है। हाँ, वो कैसे करते हैं ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रद्युम्न बोल रहा है आप ज्यादातर स्कूल साइड जाते हो। भाई देखिए, हर बंदा एक गैंग का सदस्य होता है। कोई बियर गैंग का मेंबर है, कोई बुल गैंग का मेंबर है, तो मैं बुल गैंग का मेंबर हूं। मतलब मुझे बुल ट्रेड करना पसंद है बियर गैंग के मुकाबले ज्यादा, और मेरा उसी में हाथ जमा हुआ है। हाँ, लोग कमेंट करते हैं, स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज करते हैं, अरे सर इतनी नेगेटिव मार्केट में कॉल साइड चले गए, मरवाओगे, ये होगा वो होगा। अरे कुछ नहीं होता, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। जब आप मार्केट के अपोजिट प्ले करते हो ना, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। मैं आपको आने वाली क्लासों में सिखाऊंगा ये। और हम इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इंसान हो या मार्केट हो, एक दिन जाना ऊपर ही है। तो नेगेटिव से मार्केट कब पॉजिटिव की साइड बदल जाए ये पता नहीं होता है। चलता रहता है आयरन भाई, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं है मार्केट में। एक बार रीटेस्ट को समझिएगा, रीटेस्ट क्या होता है। अरे भाई ये तो मैंने समझा दिया आपको। भाई रीटेस्ट रीटेस्ट सभी को समझ में आ गया। तीन तरह का बताया है। एक मुझे याद दिलाना भाई, आने वाली एक दो क्लास के बाद, खासकर डिमांड सप्लाई जोन के बाद मुझे याद दिलवाना, हो सकता है मैं भूल जाऊं। मैं आपको एक स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी सिखाऊंगा कि आप स्विंग को कैसे पकड़ सकते हो, और उस वजह से आप आने वाला फ्यूचर का जो चार्ट है वो पहले ही डिसाइड कर सकते हो। मतलब क्या है, याद दिलवाना मुझे, हो सकता है मैं भूल जाऊं। वैसे तो मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा मैं। देखिए, आप निफ्टी के अंदर यहां तक, निफ्टी के अंदर यहां तक पहले ही पता लगा सकते हो कैसे कैसे चार्ट जा सकता है। ये कैसे पता लगा सकते हो कहां पे स्विंग बनेगा कहां पे, ये आप हिस्ट्री को देख के। तो उसमें मैं आपको स्विंग पकड़ना सिखाऊंगा, जो कि स्टॉक के अंदर बहुत जबरदस्त काम करता है। और मैंने, मेरे ख्याल से लास्ट बैच में या उससे लास्ट बैच में, अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो बता दीजिएगा, रिलायंस के स्टॉक के अंदर हमने एज ए टीज चार्ट बना दिया था। रिलायंस का शेयर था। हाँ ये देखो, जो पुराने स्टूडेंट है वो बोल भी रहे हैं। हमने भाई एक दिन के टाइम फ्रेम में, नहीं ये तो अब तो खैर गिरा स्प्लिट हो गया उसके बाद, वरना हमने भाई रिलायंस के अंदर ना पहले ही चार्ट बना दिया था। ग्रुप में भी पोस्ट किया था मैंने चार्ट बना के कि ऐसे ऐसे रिलायंस ऊपर जाएगा। और रिलायंस भाई उन्हीं हमारी बिल्कुल लाइनों को रेस्पेक्ट करता हुआ अगले 4 5 महीने तक चलता रहा। तो ये भी आप बना सकते हो, अगर आपको स्विंग पकड़ने आ गए तो।
ये तो स्प्लिट हो गया रिलायंस का चार्ट, इसलिए वो सब गुम हो गया। पहले जब ये 2600 का हुआ करता था तब हमने बना दिया था। मतलब क्या है, जैसे कि ये यहाँ पे है ना, ये वाले स्विंग, ये सभी आप पहले ही बना सकते हो। ये चार्ट बनेगा भी नहीं, स्टॉक यहाँ पे होगा, ये स्विंग आप पहले ही बना दोगे। 12वें बैच में बनाया था। चलिए तो रीटेस्ट तो हमारा हो गया, बाकी इसको आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम और थोड़े से एडवांस तरीके से सीखेंगे। भाई ले लिया स्क्रीनशॉट? भाई फेस वैल्यू, बार बार एक बंदा क्वेश्चन करा, फेस वैल्यू किस चीज की फेस वैल्यू पूछ रहे हो भाई? क्या स्टॉक की फेस वैल्यू क्या? ये तो भाई जब कोई स्टॉक नया आता है तब होती है फेस वैल्यू। किस फेस वैल्यू पे वो स्टॉक को उतार रहे हैं, मतलब कंपनी डिसाइड करती है पहले कि इस फेस वैल्यू के ऊपर हम स्टॉक को उतार रहे हैं। वो कंपनी की वो कैलकुलेशन होती है उसकी, मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू इतनी है, और उसके बाद उसको मल्टीपल किया जाता है कि कितने शेयर मार्केट में वो देने वाले हैं, उसके बाद निकल के आती है। अरे भाई क्यों एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो आप? गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर, ये चीजें मैं सिखाऊंगा आपको आने वाली क्लास में। अभी क्या जल्दी है इतना सीखने की? ये रीटेस्ट में आपको मैंने इंट्री एग्जिट बताया है। रीटेस्ट में इंट्री एग्जिट कैसे करते हैं मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं किसी चार्ट में, रीटेस्ट में इंट्री एग्जिट। भाई आप लोगों का सीखने में ध्यान है? जैसे यस भाई पूछ रहे हैं, भैया जैसे कोई भी अच्छा स्टॉक 52 वीक लो पर है तो उसको बाय करना चाहिए। इंट्राडे के लिए कौन कौन सा मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, वो आपने लगाया हुआ है। रीटेस्ट और रिवर्सल में क्या डिफरेंस है, स्टॉक में पीई कैसे काम करता है, गोल्डन क्रॉसओवर कैसे क्या होता है, क्या मतलब है भाई आपके इन क्वेश्चन का मतलब क्या है? कोई टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड कोई? आप सीखने आए हो भाई, बाय सेल कहाँ पे करते हैं वहीं सीखने आए हो आप। लेकिन 10वीं क्लास का चैप्टर मैं अभी आपको कैसे पढ़ा दूं? फिर आप मुझे गाली दोगे कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं हर बैच में से केवल 20-25% स्टूडेंट ही कामयाब होते हैं, क्योंकि सीरियस होके वही काम करते हैं। क्या पूछ रहे हो कंचन? एग्जीक्यूशन का मतलब क्या पूछ रहे हो आप? किसका एग्जीक्यूशन? क्या करोगे कुमार भाई मूविंग एवरेज का जान के, कौन कौन से लगाए हैं, एंट्री पॉइंट बताना उसका। वो कोई स्ट्रेटजी थोड़ी सिखाई थी मैंने, जस्ट मैंने एक बंदे का क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था कि भाई इंट्राडे में अलग तरीके से उपयोग होती हैं, पोजिशनली अलग उपयोग होती हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, आने वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी। तो आज ही कैसे सिखा दो भाई? अब जो आज के हिसाब से टॉपिक है वही तो आज आपको सिखाऊंगा। डिमांड सप्लाई में आपको पहले क्यों नहीं सिखा रहा हूं? डिमांड सप्लाई में आपको
4-5 क्लास के बाद क्यों सिखाऊंगा? मैं डायरेक्ट डिमांड सप्लाई आपको 3 दिन में सिखा के और मैं भी क्लास बंद कर दूंगा। मुझे क्या मतलब है भाई 1 महीने तक भोंकने का, भैं 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 भैं? बताओ क्या मतलब है? मैं 10 दिन में फ्री हो सकता हूं। मैं आपको बेसिक इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि उसको सीखे बिना आप नहीं सीख सकते हो डिमांड सप्लाई जोन। आप उस बंदे के ऊपर शक करे हो जो पिछले 6-7 साल से इस मार्केट में घूम रहा है, तो मेरे को इसके प्रोसीजर का पता है। अभी आपके एडवांस क्वेश्चन करने की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होगी? अभी मैं रीटेस्ट के ऊपर बताने वाला हूं, आपका रीटेस्ट की तरफ ध्यान है ही नहीं। आपका ध्यान है मूविंग एवरेज कौन सी लगी थी, और इस चक्कर में आपको रीटेस्ट का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर आप 2 क्लास के बाद मुझे बोलोगे कि सर रीटेस्ट पे एंट्री लेना बताइए। भाई कैसे बता दे जब 2 दिन पहले बता चुके हैं तो? अब किसी की चैट नहीं पढ़ूं तो फिर आप बोलोगे कि हमारी बातें नहीं सुन रहा है, हमारी चैट नहीं पढ़ रहा है। और ये बात ना मैंने आपको क्लास शुरू हुई ना उसी दिन रूल में समझा दिया था कि भाई देखिए एडवांस के क्वेश्चन मत करना। क्लास कोर्स खत्म हो गया और आपके सवालों का मैंने जवाब नहीं दिया तो आप मुझे बोलो। जब आपकी एक एक बात का जवाब मैं बार बार आने वाली हर क्लास में नंबर वाइज दे रहा हूं, तो फिर आप फिर भी एडवांस क्वेश्चन करते रहते हो। बताओ भाई एंट्री एग्जिट क्या कैसे बता दूं आपको? अभी एक बार रीटेस्ट को समझिएगा। देखिए 3 तरीके का रीटेस्ट होता है, मैंने वो आपको बता दिया। आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है भाई? रेजिस्टेंस दिख रहा है सभी को? ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, इसका हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने पर रेजिस्टेंस सपोर्ट में, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। ठीक है। अभी आपको मैंने 3 तरह ये बताए थे। पहला रीटेस्ट, दूसरा रीटेस्ट, तीसरा रीटेस्ट। इसमें कौन सा हो रहा है? ये 1 है, 2 है, 3 है। यहां पे कौन सा हो रहा है? यहां पे हो रहा है भाई पहला और तीसरा। आप दोनों में से कोई भी मान सकते हो, दूसरा नहीं हो रहा है। पहला अगर आपको मानना तो आप कैसे मान सकते हो? पहले आप मान सकते हो नीचे आया, टच किया रेजिस्टेंस को, फिर से नीचे गया, फिर ब्रेकआउट दिया। अगर आपको ये तीसरे वाला मानना है तो कैसे मानोगे? रेजिस्टेंस के पास इसने काफी दिनों तक समय बिताया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब आपकी एंट्री इसमें होती है भाई ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल क्लोज होने देना। जैसे कि ये वाली कैंडल क्लोज होगी ब्रेकआउट के ऊपर मान लो, और जब इस कैंडल का हाई निकला तो आपकी एंट्री एक्टिव हो गई। आपका स्टॉप लॉस हमेशा साइडवेज रेंज के नीचे होगा। यानी कि अगर आपकी एंट्री 2430 पे हुई है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया? 2370-80 हो गया। अपने टारगेट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक बना के रखिए। आई आई बात समझ में भाई? ये जो 2 तरीके के रीटेस्ट हैं इनमें एंट्री कैसे होती है? ये वाला जो रीटेस्ट है इसकी भी एंट्री बताऊं? 1 मिनट, मैं ढूंढता हूं कोई अगर ऐसा रीटेस्ट मिला तो।
और कोई स्टॉक देख लेंगे। जब ढूंढते हैं तब मिलते नहीं हैं। वैसे आगे पड़े रहते हैं। ये देखिए, अब बताओ भाई, इस ब्रेकआउट के बाद कौन सा रीटेस्ट हुआ है? सेकंड वाला हुआ है ना। जैसे ब्रेकआउट आया, वापिस रीटेस्ट किया, फिर इसने मोमेंटम दिया, इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा भाई। ये जो स्विंग बना है ना, इसके नीचे आपकी एंट्री इसमें होगी, यहां पे। आया समझ में? आ गया भाई समझ में? ये तीन तरीके के रिटेस्ट, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हम ये जो तीन तरीके के रेजिस्टेंस में रिटेस्ट मैंने आपको बताए हैं, इनका अब पूरे कोर्स में जिक्र नहीं होगा, नहीं। इनका कम से कम 50 बार और भी जिक्र होगा। और इसका अकेले का उपयोग नहीं करना है, ठीक है? टारगेट आपके स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करता है सुनील। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट का आप, यानी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप अपना टारगेट बना के रखिए। छोटा टारगेट मत लीजिए। अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस दूर है तो एंट्री कर लीजिए, अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजदीक है तो फिर एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवार्ड नहीं बैठेगा। हालांकि बहुत बार जिक्र होगा इसका, हर पैटर्न में रिटेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो हर पैटर्न में हम आपको रिटेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है? निरंजन, हेड एंड शोल्डर के बारे में बता चुका हूं मैं, ये इस स्लाइड में बताया था हेड एंड शोल्डर के बारे में। मैं जब आपको स्विंग पकड़ना सिखाऊंगा ना, या फ्यूचर में जब कैसे चार्ट बना सकते हो, उसमें भी रिटेस्ट और एंट्री की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे भी बताऊंगा। कम से कम 50 बार अभी तो जिक्र होगा इस चीज का। ये तो आज पहली बार कोर्स में सामने आया है, तो समझ में आएंगे। हाँ सुमित भाई, रिस्क रिवार्ड भी हम समझेंगे। कम से कम 1:1 1:2 का तो रिस्क रिवार्ड होना ही चाहिए। आगे भी बताएंगे। और जब डिमांड सप्लाई जोन की एंट्री एग्जिट सीखोगे ना आप, तो ये भूल जाओगे। ये रीटेस्ट पीटेस्ट भूल जाओगे, लोअर में एंट्री लेना सीखोगे आप। डिमांड सप्लाई पे जहां से स्टॉक उड़ना शुरू होगा, वहां से एंट्री लोगे आप। रीटेस्ट पीटेस्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब भूल जाओगे। मैंने कल आपको समझाया था कि ये देखिए, ब्रेकडाउन हुआ है, फेलियर हो गया ब्रेकडाउन, फिर भी भागा है स्टॉक वहां से। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन बीच में आ गया था। अरे ब्रिजेश भाई, मैं इंट्री निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले ले लेते हो, ऐसा क्यों? अभी आपको मूविंग एवरेज का सेटअप दिखा के आया हूं ना, वो इंट्राडे का सेटअप है। यहाँ पे मैं इंट्राडे की चीजें नहीं सिखा रहा हूं आपको, ये पोजिशनली या फिर स्विंग ट्रेडिंग की सिखा रहा हूं। इंट्राडे में कोई रीटेस्ट वगैरह ये इतनी अच्छे से काम नहीं करती हैं ये चीजें। कोई भी पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, फ्लैग पैटर्न, कोई भी पैटर्न इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है। आप लोग सबसे बड़ी गलती इंट्राडे में इन पैटर्न का उपयोग कर लेते हो, तब फंसते हो। कम से कम एक दिन के टाइम फ्रेम में पैटर्न देखना चाहिए, अगर देखना ही है तो वो भी डिमांड सप्लाई जोन के साथ, अकेले नहीं उपयोग करना है, ठीक है? चलिए, बाकी हम कल सीख लेंगे भाई, कल कर लेंगे। ये एक एम पैटर्न डबल टॉप बॉटम रहेगा, ये हम कल करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है। चलिए भाई, मिलते हैं दोस्तों कल क्लास में फिर से। अभी के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी।
कल मिलते हैं क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, जय माता दी।